हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल सब कुछ नो। आज आप लोग क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ के प्रश्नावली 4.3 के 4 क्वेश्चन से आगे का पढ़ाई कंप्लीट करेंगे। इससे पहले वाले पार्ट में आप लोगों ने 3rd क्वेश्चन तक पूरा पढ़ाई कंप्लीट किया था। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि सभी लोग घर बैठे आसानी से ऑनलाइन पढ़ाई कर सकें। देखिए, हमने 3rd क्वेश्चन तक पूरा आप लोगों को डिटेल में बताया हुआ था। 4 क्वेश्चन से आगे का पढ़ाई आज आप लोग करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर 4th क्वेश्चन दिया हुआ है, एक नगर में टैक्सी का किराया निम्नलिखित है। अब निम्नलिखित है कह रहा है, मतलब क्या है? तो वही कह रहा है आगे, पहले किलोमीटर का किराया 8 रुपया है और उसके बाद की दूरी के लिए प्रति किमी का किराया 5 रुपया है। यदि तय की गई दूरी x किमी हो और कुल किराया y रुपया हो तो इसका एक रैखिक समीकरण लिखिए और इसका आलेख खींचिए। कह रहा है कि एक रैखिक समीकरण बनाइए। इसको पढ़ के आप लोग 2 चर वाला रैखिक समीकरण पढ़ रहे हैं ये चैप्टर, तो वही रैखिक समीकरण बनाना है इसको पढ़ के, और उसका आलेख भी खींचना है, ग्राफ भी खींचना है। तो देखिए, हम लोग कैसे क्या करेंगे। सबसे पहला काम, जो क्वेश्चन दिया हुआ उसको लिखते हैं। पहले किलोमीटर का किराया 8 रुपया दिया, तो हम लोग यही पहले लिखते हैं। हल में लिखेंगे पहले किलोमीटर का, आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे, आसानी से ये अभी आप लोगों का 2 चर वाला रैखिक समीकरण बन जाएगा। पहले किलोमीटर का किराया देखिए दे दिया है कितना। पहले किलोमीटर का किराया बराबर लिख लेंगे हम लोग, पहले किलोमीटर का किराया दे दिया 8 रुपया, तो वही लिख लेंगे 8 रुपया। ध्यान दीजिएगा। फिर कहा उसके बाद की दूरी के लिए प्रति किमी का किराया 5 रुपया है, तो लिखेंगे बाद की दूरी कह रहा है। देखिए, बाद की दूरी के लिए तो हम लोग वही लिखेंगे, बाद की दूरी के लिए प्रति किलोमीटर का किराया दिया है। प्रति किमी को हम लोग कहते हैं किलोमीटर, प्रति किमी का किराया दे दिया है कितना, बराबर 5 रुपया दे दिया है। ध्यान दीजिए, 5 रुपया। अब देखिए और क्या दिया है, यदि तय की गई दूरी x किमी हो, मतलब कुल दूरी दे दिया है कितना, x किमी। लिखेंगे कुल तय की गई दूरी, कुल तय की गई दूरी, या ऐसे भी लिख सकते हैं तय की गई कुल दूरी बराबर देखिए कितना है, x किलोमीटर है। फिर और भी देखिए इसमें दिया है क्या, और कुल किराया y रुपया दिया है। कुल किराया बराबर y रुपया। इतना तो देखिए क्वेश्चन में जो दिया था उसको हम लोगों ने लिख लिया। अब हम लोग समीकरण कैसे बनाएंगे, तो इसके लिए थोड़ा सा ध्यान देते हैं। पहले आप लोग एक बात ध्यान से समझिएगा। देखिए, इसमें कहा है कि एक नगर में टैक्सी का किराया निम्नलिखित, पहले किलोमीटर का किराया 8 रुपया। आप ध्यान दीजिए, ऐसे समझते हैं, जैसे मान लीजिए ये कोई दूरी है, मान लीजिए इसको हम लोग मान लेते हैं a, इसको हम लोग मान लेते हैं b। a से b तक की पूरी दूरी हमको तय करना है। ये मान लीजिए कोई एक सड़क है, a से b तक। यहां देखिए कह रहा है कि कुल, यदि तय की गई कुल दूरी x किमी हो, मतलब यहां से यहां तक का कुल दूरी कितना है, यहां से यहां तक का कुल दूरी है x किलोमीटर। कुल तय किया गया दूरी कितना है, x किलोमीटर। यहाँ a और b के बीच की दूरी x किलोमीटर। ध्यान से समझिए, अभी ये केवल आप लोगों के समझने के लिए है। तो देखिए कह रहा है कि कुल दूरी x किमी, कुल किराया y। अब देखिए कह रहा है एक नगर में टैक्सी का किराया निम्नलिखित है। कोई टैक्सी मान लीजिए यहाँ a से चल रहा है, तो कह रहा है पहले किलोमीटर का किराया 8 रुपया है।
मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक चला, यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक चला, ये हो गया मान लीजिए कितना, 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर हो गया ये यहाँ से यहाँ तक। तो 1 किलोमीटर का जो किराया है वो कितना कह रहा है, 8 रुपया। अब देखिए क्या आगे कहा है, और उसके बाद की दूरी, 1 किलोमीटर ये दूरी है और इसके बाद की दूरी ये है। ये दूरी हमको पता नहीं है अभी, ध्यान दीजिएगा। ये दूरी तो पता है, पहले किलोमीटर मतलब 1 किलोमीटर का किराया 8 रुपया, और उसके बाद की दूरी में प्रत्येक किलोमीटर का मतलब जितना भी दूरी होगा उसमें हर किलोमीटर का, प्रत्येक किलोमीटर का किराया 5 रुपया है। तो ये दूरी तो हमको पता नहीं है, तो पहले ये दूरी हम लोग निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, तो आप ध्यान दीजिए। कुल दूरी दे दिया है x, कुल दूरी में से ये वाला दूरी घटा लेंगे तो ये दूरी पता चलेगा। जैसे समझिए, मान लीजिए हम लोग ऐसे समझते हैं कि कुल दूरी 20 किलोमीटर हो, कुल दूरी 20 किलोमीटर हो, और ये कितना है, 1 किलोमीटर है। तो 20 में से 1 को घटाएंगे तो पता चलेगा कि ये दूरी 19 किलोमीटर होगा। उसी तरह से कुल दूरी ये x है, कुल में से 1 घटाएंगे तो इसका दूरी निकलेगा, मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी होगा ये x - 1 किलोमीटर होगा। km मतलब किलोमीटर, इतना आप लोग समझे होंगे। देखिए कुल दूरी x है और 1 किलोमीटर ये है, तो कुल दूरी में से जब 1 को घटाएंगे, कुल दूरी x है, x में से जब 1 को घटाएंगे तो ये दूरी निकलेगा। ऐसे आप लोग समझ सकते हैं कि मान लीजिए कुल दूरी 20 किलोमीटर है, तो 20 में से 1 को घटाएंगे तो 19, तो ये 20 तो है नहीं, 20 के जगह पर x है, तो x - 1 लिखेंगे। अब ये दूरी हमको पता हो गया। अब लिखते कैसे हम लोग, यहाँ देखिए आगे आप लिखेंगे, चूंकि पहले किमी का किराया 8 रुपया है, लिखेंगे चूंकि पहले किमी का किराया 8 रुपया है, इसलिए बाद की दूरी, देखिए बाद की दूरी का किराया कितना होगा, बाद की दूरी का किराया बराबर, पहले किलोमीटर का तो दे दिया 8 रुपया है, लेकिन बाद की दूरी का किराया कितना होगा, बाद की दूरी जो है x - 1 किलोमीटर है, तो उसका किराया कह रहा है कि प्रत्येक किलोमीटर का 5 रुपया है, और दूरी कितना है x - 1, तो हम लोग क्या करेंगे, 5 गुणा में x - 1 रुपया कर लेंगे। क्यों, देखिए बाद के लिए कह रहा है कि हर किलोमीटर का, प्रत्येक किलोमीटर का किराया 5 रुपया है, और कितना किलोमीटर है, x - 1 किलोमीटर है, तो 5 रुपया प्रत्येक किलोमीटर का है, जबकि दूरी x - 1 है, तो 5 का x - 1 में गुणा करेंगे तो बाद की दूरी का किराया निकल गया इतना, पहले किलोमीटर का किराया भी निकल गया इतना, मतलब टोटल दूरी वाला किराया अब निकल गया है कितना, इतना और इतना। वही हम लोग प्रश्नानुसार कर लेंगे। देखिए कैसे, इसको हमने समझने के लिए आप लोगों के बनाया था, इसको बनाना नहीं है। अब देखिए, अब सब कुछ हमने बना लिया तो लिखेंगे प्रश्न के अनुसार, प्रश्न के अनुसार। अब देखिए क्या होगा, कह रहा है यदि तय की गई दूरी x किमी और कुल किराया y रुपया हो, कुल किराया कितना है, y रुपया है, और हमने यहां पर देखिए क्या निकाला है, कुल किराया हम लोग यहां भी निकाल चुके हैं कि पहले किलोमीटर का किराया 8 रुपया और बाद की दूरी का किराया 5 रुपया, और कुल किराया तो हम लोग लिखेंगे कुल किराया, कुल किराया बराबर, कुल किराया कितना होगा, पहले किलोमीटर का 8 रुपया और प्लस बाद वाला कितना है 5 गुणा में x - 1 रुपया, ये टोटल किराया है। और कुल किराया दे भी दिया है कितना, देखिए
कुल किराया दे भी दिया है y रुपया, तो कुल किराया की जगह पर हम लोग लिख लेंगे y। तो y बराबर 8 प्लस 5 का x में गुणा होगा तो 5x, और 5 का 1 में गुणा होगा तो -5। और सॉल्व करते हैं इसको, तो देखिए y इक्वल 8 में 5 को माइनस करेंगे तो 3 प्लस 5x। इसी समीकरण को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, पक्षांतर करते हैं इसको, जब इसको या तो इधर कर लेते हैं तो देखिए हो जाएगा 5x। देखिए y को जब इधर करेंगे तो -y, और ये +3। हमने देखिए क्या किया, y को उधर कर लिया तो 5x हम लोग इधर उधर लिख रहे हैं, -y +3, और इधर बच गया 0 बराबर 0। यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए हमको ये समीकरण मिल गया। तो इस तरह से आसानी से आप लोग समीकरण को बना सकते हैं, कुछ नहीं करना है, काफ़ी आसान है। जैसे हमने बताया उसको ध्यान से आप लोग समझ लेंगे। अब इसी के लिए हम लोगों को इस समीकरण के लिए ग्राफ भी खींचना है, आलेख भी खींचना है, तो इसको आप लोग जल्दी से नोट करेंगे और फिर इसके लिए हम लोग ग्राफ खींचते हैं। हमको जो आंसर मिला था, जो समीकरण मिला था 5x - y + 3 = 0। अब इसी के लिए आलेख भी खींचना है। तो हम लोग बाकी का क्वेश्चन हमने यहाँ से हटा दिया, आप लोग नोट कर सकते हैं वीडियो को रोक के। तो अब देखिए इसके लिए ग्राफ खींचते हैं। तो ग्राफ के लिए आप लोग जानते हैं कि एक इस पर अक्ष 2 खींचते हैं, इसको कहते हैं x अक्ष और इसको कहते हैं ऊपर से नीचे वाले को y अक्ष। यहां हम लोग ऐसे लिख लेते हैं x डैश, और यहां नीचे वाले को लिख लेते हैं y डैश, ऐसे कर लेते हैं। ये बीच में 0 होता है। आप लोगों को हमने बताया था कि जब भी ग्राफ खींचना हो, आलेख खींचना हो समीकरण का, तो कैसे लिखते हैं, हमने आप लोगों को बताया था। समीकरण को पहले ऐसे देखिए, यहाँ इसके बाद आप लोग यही हल करेंगे, इसके बाद हल करेंगे और फिर ये ग्राफ खींचेंगे। देखिए कैसे, ये समीकरण दिया हुआ है 5x - y + 3 = 0। हमने आप लोगों से बताया था कि ग्राफ खींचने के लिए सबसे पहला काम क्या करते हैं, एक सारणी बनाते हैं। सारणी बनाएंगे कैसे, y के अलावा सभी संख्याओं को पक्षांतर करते हैं, इधर करेंगे। देखिए -y इक्वल लिखेंगे क्या, ये +3 को बराबर की इधर करेंगे तो -3 होगा, और 5x को इधर करेंगे तो माइनस में 5x होगा। फिर देखिए ये y को हमेशा प्लस में किया जाता है, तो प्लस में कैसे होगा, माइनस से गुणा करना पड़ेगा। तो माइनस एक तरफ नहीं, पूरे में यहां से वहां तक माइनस का जब गुणा करेंगे तो ये समीकरण हो जाएगा y बराबर ये प्लस, ये भी प्लस और ये भी प्लस। समीकरण इस तरह के का होगा। तो जब ऐसे समीकरण हो जाएगा तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, अब इसके लिए सारणी बनाएंगे। इसको हम लोग यहां से हटाते हैं, लिखेंगे पहले ऐसे लिख लेंगे, x के मानों के लिए, x के मानों के लिए y के संगत मानों की सारणी। अब हम लोग सारणी जो बनाएंगे, हमने आप लोगों से बताया था कम से कम अपने तरफ से 3 मान लेते हैं, ज्यादा भी ले सकते हैं लेकिन 3 से कम नहीं लेंगे। 2 पर भी काम चल जाएगा लेकिन आप लोग 3 लेंगे, 3 से कम नहीं लेंगे। यहाँ x यहाँ y लिखते हैं अपने तरफ से। अब कोई भी मान लेंगे x का, y का मान मिलता जाएगा। जैसे मान लीजिए अगर हम लोग x का मान 0 लेते हैं तो ये 0 में 5 का गुणा 0, y के बराबर कितना बचेगा 3, मतलब y का मान आ जाएगा 3। अगर x का मान हम लोग -1 ले लेते हैं, कुछ भी ले लेते हैं, माइनस प्लस कुछ भी, -1 अगर ले लेते हैं तो -1 का 5 में गुणा तो -5, और -5 में +3 को जब घटाएंगे तो -2 हो जाएगा। इसी तरह से x का मान अगर हम लोग प्लस में ले लेते हैं, +1 ले लेते हैं
तो 5 और 1 का गुणा 5 और 5 और 3 8 हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए कोई भी मान आप लोग ले सकते हैं। हम लोग बराबर दूरी पर देखिए 1 2 3 ऐसे लिख लेंगे। इधर x में प्लस होता है, आप लोग जानते हैं, इधर x में माइनस होता है। ऐसे ऊपर देखिए y प्लस होता है। ऊपर y प्लस और नीचे y माइनस होता है। अब देखिए कैसे ग्राफ खींचेंगे। हमको यहां से चलना होता है बीच से, पहले x में चलते हैं फिर y में। देखिए 0 3 है, मतलब x में हमको कहीं नहीं जाना है, यहीं रहना है। 0 है तो कुछ नहीं, और y में +3 जाना है, तो ऊपर की नीचे, तो +3 y ऊपर होता है, मतलब यहाँ पर हम लोगों को बिंदु लगा देना है, क्योंकि x में हमको जाना नहीं था, y में केवल। तो ये हो गया हमारा 0 और 3 बिंदु। ये जो बिंदु है ये हो गया 0 और 3। फिर देखिए -1 -2, यहां से हमको x में जाना है -1, तो x माइनस में इधर होता है, तो हम लोग 1 तक आ गए। अब किधर जाना है, यहां से -2, मतलब नीचे की तरफ -2 की तरफ यहां पर आना है। तो ये बिंदु हो गया हमारा -1 -2। फिर देखिए 1 और 8, x में हमको जाना है +1, इधर आए, और y में +8, मतलब ऊपर यहां पर। ये हो गया 1 और 8। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो बिंदु हमको मिले हुए हैं, इन्हीं बिंदुओं को मिलाते हुए ऐसे ग्राफ खींच लेंगे। एक सीधी रेखा बनेगी। देखिए हमारा लाइन थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, आप लोग एकदम स्केल से बनाएंगे तो एक सरल रेखा मिलेगी। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, निम्नलिखित आलेखों में से प्रत्येक आलेख के लिए दिए गए विकल्पों में से सही समीकरण का चयन कीजिए। इसमें देखिए आकृति 4.6 के लिए, ये 4.6 है, ये 4.6 आकृति दिया हुआ है, और यहाँ पर 4.7 आकृति दिया हुआ है। तो कह रहा है, ये देखिए कह रहा है निम्नलिखित आलेखों में से प्रत्येक आलेख के लिए दिए गए विकल्पों में से सही समीकरण का चयन कीजिए। कह रहा है आलेख जो ये 4.6 के लिए यहाँ समीकरण 4 दिए हुए हैं, और 4.7 के लिए यहाँ पर 4 समीकरण दिए हुए हैं। तो सबको हमको चेक क्या करना है, ध्यान दीजिएगा कैसे क्या करते हैं। इसमें यहाँ पर हम लोग चेक करते हैं, जगह कम है तो इसलिए हमने ऐसे किया है। देखिए आकृति 4.6, इसको बताना है कि कौन सा समीकरण सही है, मतलब समीकरण का चयन कीजिए। तो इस आलेख के लिए कौन सा ये समीकरण इसमें से सही है, कौन कौन सा समीकरण। तो कैसे हम लोग चेक करेंगे, ध्यान दीजिएगा। पहला समीकरण मान लीजिए ये लेते हैं हम लोग, y इक्वल दिया है x, y इक्वल x दिया है। बिंदु देखिए क्या क्या है वही लेना है। एक देखिए 1 -1 है, एक 0 0 और एक -1 और 1, यही जो बिंदु हैं इन्हीं को इसी में रख के देखना है कि समीकरण संतुष्ट हो रहा है दोनों साइड। अगर सभी मानों को रखने पर समीकरण संतुष्ट होगा तो वो समीकरण सही है इस ग्राफ के लिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पर बिंदु दिया है -1 और 1, फिर 0 0, फिर 1 -1। तो हम लोग -1, पहला वाला आप लोग जानते हैं x होता है, बाद वाला y। तो अगर हम लोग x के जगह पर 1 -1 और y के जगह पर 1 रखा, मतलब x के जगह पर हमको कितना लिखना है -1 और y के जगह पर कितना है 1। तो देखिए दोनों साइड इक्वल नहीं हो रहा है। देखिए मतलब ये बिंदु ये समीकरण को संतुष्ट नहीं किया। 0 0 लिखेंगे तो संतुष्ट करेगा, 1 -1 भी संतुष्ट नहीं करेगा, तो ये समीकरण नहीं है। लिखेंगे यह असत्य है। पहले वाले के लिए ही नहीं मिला तो हम लोग छोड़ लेंगे। जब पूरा बिंदु तीनों जिस समीकरण में संतुष्ट करेंगे तो वही समीकरण सत्य होगा। लिखेंगे यह असत्य है। दूसरा के लिए देखिए, जैसे दूसरा वाला मान लीजिए हम लोगों ने लिखा है x + y = 0।
x प्लस वाई इक्वल 0 जब हमने लिया तो देखिए -1 और 1, x की जगह पर हमको लिखना है -1 और y की जगह पर लिखना है 1 और इधर 0। देखिए 1 में से 1 घटाएंगे 0 बराबर 0, तो इसके लिए तो सत्य हो गया। फिर पुनः हम लोग लिखेंगे, पुनः तीनों बिंदुओं को रखेंगे। यहाँ पर हमने पहले वाले में 1 ही रखा और दोनों साइड बराबर नहीं आया, तो हम लोग 2 रखेंगे ही नहीं क्योंकि पहले ही गलत हो गया। अब देखिए हम लोग 0 0 रखते हैं। जब x प्लस वाई इक्वल 0 दिया है, x प्लस वाई इक्वल 0 है, तो 0 और 0 लिखेंगे, तब भी दोनों साइड 0 होगा। फिर लिखेंगे पुनः। अब तीसरा बिंदु ये है 1 -1, इसको रख के चेक करते हैं। x प्लस वाई बराबर 0 दिया समीकरण, 1 -1, x के जगह पर 1, y के जगह पर -1, तो जब -1 रखेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये भी 1 में से 1 घट जाएगा, 0 बराबर 0। अब देखिए तीनों बिंदुओं को हमने इस समीकरण में रखा, दोनों साइड हमेशा इक्वल आया। देखिए यहाँ भी इक्वल आया, यहाँ भी इक्वल आया, यहाँ भी इक्वल आया, तो ये समीकरण इसको संतुष्ट कर रहा है ग्राफ को, तो ये सत्य है। मतलब ये वाला समीकरण इस ग्राफ के लिए सही है। सही समीकरण का चयन कीजिए, वही दिया, मतलब ये सत्य है। इसी तरह से हम लोग तीसरे और चौथे क्वेश्चन को भी चेक करेंगे, तो इसको आप लोग नोट करिए, फिर आगे बताते हैं। थर्ड वाले समीकरण को चेक करते हैं। थर्ड वाला समीकरण y इक्वल 2x दिया है, बिंदु है देखिए -1 1, तो -1 पहला वाला x होता है और y वाला 1 है। 1 बराबर 2 गुणा में x के जगह पर -1 रखेंगे, तो यहाँ 1 हो गया, बराबर 2 का 1 में गुणा -2। पहले ही देखिए यहाँ बराबर नहीं आया, यहाँ बराबर को काट देंगे। अब बराबर नहीं आया तो ये दोनों रखना जरूरी ही नहीं है, मतलब तीनों बिंदु जिस समीकरण में मिलेंगे वही तो समीकरण सही होगा, तो ये भी असत्य हो गया, पहले ही मान रखने पर असत्य हो गया। हम लोग चौथे वाले को देखते हैं। 2 + 3y, 2 + 3y इक्वल 7x दिया है, तो देखिए -1 1 है, तो 2 + 3 इंटू y के जगह पर कितना रखना है 1, बराबर 7 गुणा में x के जगह पर -1। सॉल्व करते हैं तो 2 + 3 और इक्वल 7 का माइनस में, तो -7, 3 और 2 5, 5 इक्वल -7। देखिए दोनों साइड बराबर नहीं आया, तो ये दोनों रखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि तीनों बिंदु उस रेखा पर होंगे तभी तो सही होगा। तो हमारा यही कौन सा समीकरण सही हुआ था? सेकेंड वाला समीकरण सही हुआ था, बाकी ये भी असत्य हैं। इस तरह से करना है आप लोगों को। इसी तरह से इस वाले ग्राफ को देख के इस समीकरण को सॉल्व करना है। तो ये वीडियो काफी लंबा हो रहा है, तो इसलिए आज के लिए बस इतना ही। अब फिर अगले पार्ट में आप लोग ये और आगे का क्वेश्चन देखेंगे।